किरचॉफ्स लॉ, डबल स्टार लगा लो इसके ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किरचॉफ ने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए दो इंपॉर्टेंट लॉ बताए थे। पहले लॉ को बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, शॉर्ट में इसको बोलेंगे केसीएल, और दूसरा लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल बोलते हैं शॉर्ट में उसको। तो ये जो दो लॉ हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कोई बड़ा सा इलेक्ट्रिकल सर्किट दे रखा हो तो सिर्फ ओम्स लॉ से अगर आप उसको सॉल्व करने जाओगे तो उसमें हो सकता है काफी कैलकुलेशन करनी पड़े और उसके बाद भी आंसर नहीं आए, काफी टिपिकल सर्किट भी होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एडिशनल लॉ यूज करने पड़ेंगे जिनसे आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये उसी टाइप के कुछ लॉ हैं, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिनको हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ भी बोलते हैं। तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में इनको अप्लाई कैसे करना है वो सीखेंगे। किरचॉफ करंट लॉ ये बोलता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्ट हो रही है, जैसे ये कुछ ब्रांचेज है, पहली ब्रांच में करंट है I1, दूसरी ब्रांच में करंट है I2, तीसरी ब्रांच में करंट है I3 और फोर्थ ब्रांच में करंट है I4। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पे ये सारी की सारी ब्रांचेज आपस में कनेक्ट हो रही हैं, इस पॉइंट का एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं नोड या फिर जंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, नोड या जंक्शन इसको बोला जाएगा। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो पॉइंट जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेज आपस में कनेक्टेड है उसका नाम क्या होता है, नोड या जंक्शन होता है। तो किरचॉफ करंट लॉ ये बोलता है कि किसी भी नोड या जंक्शन के ऊपर जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट बाहर भी जा रहा होगा, यानी कि इनकमिंग करंट जैसे I1 और I2 इनकमिंग करंट है, और जो आउटगोइंग करंट है जैसे यहाँ पे I3 और I4 ये आउटगोइंग करंट है, ये हमेशा बराबर होंगे। इनकमिंग करंट का सम और आउटगोइंग करंट का सम हमेशा इक्वल आएगा, इसको बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। इसी लॉ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी नोड या जंक्शन के ऊपर टोटल करंट हमेशा जीरो आता है, लेकिन इसमें आपको एक साइन कन्वेंशन यूज करना है। साइन कन्वेंशन ये होता है कि आने वाले करंट को पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखते हैं और नोड से बाहर जाने वाले करंट को नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखते हैं। जैसे अगर इनकमिंग करंट देखा जाए तो I1 और I2 है, इसको पॉजिटिव सिंबल के साथ में ऐड करो, और आउटगोइंग करंट क्या है I3 और I4, इसको नेगेटिव सिंबल के साथ में ऐड करो, इक्वल टू 0 लिख दो। तो ध्यान से देख के बताओ क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है या अलग अलग है, सेम ही है। इन दोनों नेगेटिव टर्म्स को अगर आप उधर भेजोगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो कहने के तरीके अलग अलग हैं, बाकी लॉ का सिंपल सा मतलब ये है कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट हमेशा इक्वल लेना है आपको, ठीक है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। फिर ये किसके ऊपर बेस्ड है, मतलब ये जो लॉ है ये किरचॉफ ने क्या चीज को ध्यान में रख के बनाया, ये काफी बार पूछा जाता है। छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके ऊपर, अगर छोटा क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का या 1 मार्क्स वाला छोटा क्वेश्चन है तो यही बनता है कि किस लॉ को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो इसके पीछे लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इस लॉ को ध्यान में रखते हुए इस लॉ को बनाया गया है, किरचॉफ करंट लॉ इसके ऊपर बेस्ड है। आया समझ में, सिंपल सा लॉ है एकदम। इसी तरीके से फिर सेकंड लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, केवीएल बोलते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम नॉर्मली अप्लाई करते हैं किसी भी लूप के लिए। लूप मतलब एक ऐसा क्लोज सर्किट जिसमें हम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करें और वापस अगर उसी पॉइंट पे आ जाएं तो उसको बोलते हैं क्लोज लूप। तो उस टाइप के सर्किट के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई बैटरी है, कुछ रेजिस्टेंस है, इनको हमने लगा रखा है किसी सर्किट में। ये कुछ सर्किट एज्यूम कर लो, ऐसे मान लो ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2, ये R3, ये R4। ये कोई E1 EMF का सेल है, ये कोई E2 EMF का सेल है, और ये कोई E3 EMF का सेल है। और सर्किट में एक करंट भी होगा, तो मैं करंट को मनमर्जी से कोई भी एक डायरेक्शन में दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे इन सेल का वोल्टेज पता नहीं है कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो उसके अकॉर्डिंग सर्किट में करंट होगा। एक बार मैंने ऐसे ही करंट दिखा दिया, तो ये करंट है मान लो I, तो I करंट इस सर्किट में फ्लो रहा है। और इस लूप का एक नाम भी रख देते हैं A B C D, ये कुछ पॉइंट्स को मैंने नाम रख दिए। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा कोई क्लोज पाथ दिख जाए आपको, और अगर आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हो और वापस से घूम के उसी पॉइंट पे आ जाते हो, किसी पॉइंट से स्टार्ट करना और घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हो, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा। जैसे ए से चले
और घूम के वापस ए पे आ गए, तो इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो आएगा। भाई ए पॉइंट का पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट फॉर एग्जांपल, तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना 10 वोल्ट, फिर घूम के वापस ए पे आ गए तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट, तो डिफरेंस कितना जीरो। तो इसकी को बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। लेकिन जब आप ये इक्वल टू जीरो लिखोगे ऐसे, ये जो सिंबल है ना इसको समेशन बोलते हैं, यानी कि टोटल वोल्टेज इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, तो आपको एक साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन किस टाइप का, अगर आप हाई से लो वोल्टेज की तरफ जाओगे तो हमेशा माइनस सिंबल लेना है, और अगर लो से हाई वोल्टेज की तरफ जाओगे तो प्लस का सिंबल लेना है। अगर ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हो, ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हो, डिक्रीमेंट की तरफ जा रहे हो, तो चेंज होगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि फाइनल वैल्यू कम होगी, इनिशियल ज्यादा होगी। ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हो ना, तो जब भी आप ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ जाओगे तो हमेशा आपको नेगेटिव सिंबल के साथ में वोल्टेज लिखना है। लेकिन अगर आप कम से ज्यादा वोल्टेज की तरफ जाओगे तो आप इंक्रीमेंट की तरफ जा रहे हो, फाइनल वैल्यू ज्यादा होगी इनिशियल से, इसका मतलब तब आपको पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखना है। आई बात समझ में। एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आपके पास में कोई रेजिस्टेंस है और आपको पता है कि रेजिस्टेंस में करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होता है, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। पता है क्या ये चीज, ये कोई रेजिस्टेंस आर है, इसमें करंट आई फ्लो रहा है सपोज करो, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। और अगर मैं एक सेल या बैटरी को दिखाऊं तो प्लस का मतलब क्या होता है हाई पोटेंशियल, और माइनस का मतलब क्या होता है लो पोटेंशियल। ऐसा ही होता है ना, छोटी लाइन लो पोटेंशियल और बड़ी लाइन हाई पोटेंशियल को बताती है, जिसको प्लस या माइनस से भी लिखा जाता है। अब आप खुद बताओ, अगर मैं चलता हूं करंट की डायरेक्शन में, तो क्या मैं हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं? अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हम हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं? हाँ, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखना पड़ेगा, माइनस आई इंटू आर लिखना पड़ेगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, आई इंटू आर। तो उसको प्लस लोगे या माइनस, माइनस लेना, क्यों, क्योंकि हम हाई से लो वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम इधर से इधर आएंगे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तो हम लो से हाई वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस आई आर लेना है वोल्टेज। आया समझ में। ऐसी सेल का ईएमएफ आपको गिवन होगा, मान लो ईएमएफ का सेल है, तो अगर आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो, बताओ प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, तो वोल्टेज को प्लस करके लिखना है या माइनस? अगर आप प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो, तो सेल का जो वोल्टेज है वो प्लस सिंबल के साथ लिखना है या माइनस? माइनस। सिंपल सी बात है भाई, हाई से लो की तरफ जा रहे हो तो माइनस ई। अगर हम लो से हाई की तरफ यानी कि माइनस से प्लस की तरफ आएंगे तो प्लस ई ले लेंगे, है ना, आसान एकदम। तो इस तरीके से इस लो को अप्लाई करना है। आपको सिंपली एक ही चीज देखनी है, हाई से लो की तरफ जाएंगे तो माइनस, लो से हाई की तरफ जाएंगे तो प्लस। ठीक है। अच्छा, ये लो हम किसी ब्रांच के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो किसी सर्किट में कोई ब्रांच है, जैसे ये ए से लेके बी, फिर बी से लेके अपन आ गए सी पे, तो अब लूप तो नहीं बना, ए से सी तक ही अगर अपन जा रहे हैं तो ये तो एक ब्रांच हुई, एक पाथ हुआ, क्लोज लूप तो नहीं है, ये घूम के वापस उसी पॉइंट पे नहीं आ रहे। तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम ए से चले और सी तक पहुंच गए तो हमें क्या मिलेगा, तो इससे हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो समझना। अगर आप ए से और सी तक जाते हो तो जब आप केवीएल अप्लाई करोगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करोगे, तो आपको सी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इससे मिलता है। मतलब अगर मैं ए से सी की तरफ जा रहा हूं फॉर ब्रांच ए बी सी, ए बी सी के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा इससे, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, यानी कि वी सी माइनस वी ए हमको मिलने वाला है। किससे मिलेगा, इक्वेशन से। जैसे यहां से चले हम, तो अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो क्या हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं? सेल या बैटरी के लिए क्या देखना है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो या माइनस से प्लस की तरफ? तो सेल के लिए हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस E1। फिर हम रेजिस्टेंस को देखेंगे बीच में,
रेजिस्टेंस में हम जिस डायरेक्शन में करंट एज्यूम कर रखा है उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लिखेंगे। करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस लेते हैं, तो माइनस आई इंटू R1 लिख दिया। फिर नीचे आए, अभी भी करंट की डायरेक्शन में आ रहे हो तो माइनस आई इंटू R2 लिख दिया। फिर आगे आए तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो माइनस E2 लिख दिया, है ना। ये आपको इक्वेशन मिलेगी, इससे आप VC या VA या इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और अगर लूप के लिए अप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 0 लिखना है। जैसे देखो फॉर ये ABCDA, इस लूप के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर लूप ABCDA बाई KVL। देखो कैसे लिखना है, अगर हम A से घूम के और वापस A पे ही आ गए तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0 लिखना है। तो इधर से लिखना स्टार्ट करो। पहले हम चले करंट की डायरेक्शन में और हमें मिला सेल, तो सेल के लिए प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो सेल के लिए तो प्लस माइनस देखना है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो माइनस E1 लिख देंगे। फिर रेजिस्टेंस के लिए करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आई इंटू R1 लिख देंगे रूल के अकॉर्डिंग। इसमें भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आई इंटू R2 लिख देंगे। फिर नीचे आए तो प्लस से माइनस की तरफ तो माइनस E2 लिख देंगे। फिर करंट की डायरेक्शन में तो माइनस आई इंटू R3 लिख देंगे। फिर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो तो अब प्लस आएगा, प्लस E3। फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आई इंटू R4, और फिर इन सब का टोटल करके क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। आया समझ में। तो इस तरीके से आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करना है किसी भी लूप के लिए। लूप के लिए ऐसे अप्लाई करते हैं, और किसी ब्रांच के लिए अप्लाई करना हो तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, इसके बराबर उस इक्वेशन को लिखा जाता है। बोलो आया क्या समझ में, आसान है एकदम। अच्छा, इसमें एक चीज और कि ये कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है ये भी पूछ लेते हैं। कई बार आपको क्या पूछेंगे कि जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो कौन से लॉ को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो इसके पीछे लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। भाई जितना वोल्टेज या जितना एनर्जी सेल या बैटरी प्रोवाइड करवाएंगे उतना ही वोल्टेज या उतनी एनर्जी रेजिस्टेंस मिलके कंज्यूम कर लेंगे। तो जो एनर्जी दी जा रही है सेल के थ्रू उसको पॉजिटिव ले लो, और जो रेजिस्टेंस एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, उसको नेगेटिव ले लो, तो टोटल क्या आएगा, 0 आएगा। एक प्लस लिखोगे एक माइनस लिखोगे तो टोटल 0, ऐसे तो है ये लो। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको ध्यान में रख के बनाया गया है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। छोटा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्चुअल में इसका जो यूज है वो ज्यादातर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या सर्किट्स को सॉल्व करने में होता है। तो किस टाइप के सर्किट और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन द गिवन सर्किट एज्यूमिंग पॉइंट ए टू बी एट 0 पोटेंशियल। ये जो पॉइंट ए यहाँ पे दिखा रखा है इसका पोटेंशियल इसने बोला कि 0 है, ठीक है जी। तो आगे ये बोल रहा है यूज किरचॉफ्स लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो किरचॉफ्स रूल को यूज करो और बी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। तो आपको जब भी किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछे या एक पॉइंट का पोटेंशियल दे दे और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल पूछे तो आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। और वो किसके लिए अप्लाई करेंगे, किसी एक ब्रांच के लिए अप्लाई करेंगे। ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। लूप के लिए अप्लाई करेंगे तब तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो हमें ब्रांच ऐसी चूज करनी है जिसमें हमें सारी चीजें पता हो। क्या क्या चीजें पता हो, रेजिस्टेंस पता हो, करंट पता हो, और अगर सेल कनेक्टेड है तो उसका ईएमएफ पता हो, है ना। जैसे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है और इधर R1 की वैल्यू गिवन नहीं है। तो अगर मैं ए से बी तक पहुंचना चाहता हूं तो एक ही रास्ता बचा है जिससे आप जा सकते हो। कौन सा वाला रास्ता बचा है बताओ। हम ए से पहले सी पे पहुंचे और सी से फिर डी पे और फिर डी से होके बी पे पहुंच जाए, ये वाला ही रास्ता बचा है, तो इसी को लेना पड़ेगा। अब इसमें देखो करंट वगैरह देख लेते हैं। इधर से 2 एम्पियर करंट जाते हुए दिखा रखा है, यहाँ पे पहुंचा 2 एम्पियर करंट। फिर इधर कितना करंट चला गया, 1 एम्पियर। तो बाकी करंट कहाँ गया होगा, नीचे गया होगा, है ना। तो इस वाली ब्रांच में करंट कितना है, 1 एम्पियर होगा। बोलो आया क्या समझ में। 1 एम्पियर इधर चला गया तो बाकी इधर जाएगा ना। इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, किरचॉफ करंट लो यही तो था। तो देख के पता चल रहा है तो किधर अगर 2 एम्पियर करंट आया और 1 एम्पियर इधर चला गया तो बाकी का 1 एम्पियर करंट डेफिनेटली नीचे गया होगा।
अब आपको हर एक ब्रांच में करंट वगैरह पता है, इधर से करंट 1 एम्पियर आ जाएगा तो इस ब्रांच में करंट भी पता है, अगर जरूरत पड़े तो इस ब्रांच में भी करंट पता है और इस ब्रांच में भी करंट वोल्टेज सब पता है। तो अब इसके लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। कौन सी ब्रांच के लिए? फॉर ब्रांच ए, क्या नाम है इस ब्रांच का? ए सी डी बी। और क्या अप्लाई करेंगे? केवीएल। ये लाइन आपको जरूर लिखनी है जब भी आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हो कि कौन सी वाली लूप के लिए या कौन सी वाली ब्रांच के लिए इसको अप्लाई किया जा रहा है। चलो अप्लाई करो। इससे मिलेगा क्या? तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल मिलेगा। फाइनल पॉइंट है बी, इनिशियल पॉइंट है ए से जा रहे हैं ना बी की तरफ। तो चलो इक्वेशन लिखो, ए से चले, पहले मिला सेल, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो तो +1 लिखना है। फिर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस लेना है, +1 इंटू आर कितना है? 2, आई इंटू आर करना है ना, तो आई तो है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो 2 इंटू 1 करके लिख दिया। और प्लस क्यों लिखा? क्योंकि देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। फिर आगे गए, सेल के लिए हमेशा प्लस माइनस देखना है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो माइनस आएगा। तो बताओ VB और VA कितना बता रखा है क्वेश्चन में? खुद ने बताया है कि VA क्या लेना है? 0, तो इसको 0 पुट कर दो। 2 से 2 कैंसिल, क्या आया? 1, यानी कि VB कितना आ गया? B पॉइंट का पोटेंशियल आ गया 1 वोल्ट। ये अपना आंसर है। आया समझ में? इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर एकदम? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स इन द गिवन सर्किट फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस आर। ये जो अननोन रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बताना है कि ये कितना वोल्टेज खाएगा। दूसरी चीज बतानी है द करंट I2 इन द आर्म EF। और ये जो आर्म EF दिखा रखी है यहाँ पे, इस आर्म EF में करंट I2 कितना है एक ये बताना है। ठीक है, पहले तो ये सर्किट ध्यान से देखो क्या क्या दे रखा है। इधर दे रखा है 0.5 एम्पियर करंट, मतलब इस वाली ब्रांच में करंट कितना है? 0.5 एम्पियर है। इधर से I2 करंट जा रहा है ना, इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, फिर जो टोटल करंट होगा वो इधर से बाहर चला जाएगा इस तरीके से। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस ऊपर वाले लूप के अंदर देख के बताओ क्या क्या चीजें आपको पता नहीं है। सिर्फ I2 नहीं पता है, हर एक रेजिस्टेंस पता है, हर एक सेल का वोल्टेज पता है, करंट भी आपको दिखा रखा है। इसका मतलब अगर मैं इस लूप के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करता हूं और उससे इक्वेशन लिखता हूं तो मुझे I2 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि उससे एक इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन में I2 आएगा, बाकी सारी चीजें पता होंगी तो I2 सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं करके बताता हूं, देखो ABFEA फॉर लूप ABFEA, और क्या अप्लाई करना है? KVL। देखो यहां से स्टार्ट करो, करंट के अप, देखो ये पहले सेल आ गया, चलो सेल के लिए तो प्लस माइनस देखते हैं। प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो माइनस, फिर करंट इधर आ रहा है, आप इधर जा रहे हो उल्टा, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस लेते हैं। I इंटू आर यानी कि 0.5 इंटू 2 लेना है। फिर नीचे आए, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो इस बार तो माइनस, I कितना है इसमें? I2, तो I2 इंटू 2 लिख देंगे। फिर आगे गए तो माइनस से प्लस की तरफ तो +4, फिर घूम के वापस अगर A पे आ गए तो इक्वल टू 0 लिख देना है। यह आएगा -3 +1 -2 I2 +4 इक्वल टू 0। तो ये 2I2 इक्वल टू क्या आएगा? ये उधर ले जाता हूं तो 4 और 5 में से -3 यानी कि 2, तो I2 कितना आया बोलो? 1 एम्पियर आ गया। तो I2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 एम्पियर। पहली चीज। दूसरी चीज पूछिए कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो आर की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, अगर आर गिवन होता तो मैं I इंटू आर वाला फॉर्मूला लगा देता डायरेक्टली। लेकिन दूसरा तरीका भी एक, देखो ये जो रेजिस्टेंस है ये कौन से दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है? E और F के बीच में कनेक्टेड है, क्या दिख रहा है हमको? E और F, क्या इनके बीच में ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? अरे बोलो, है ना, थोड़ा रेस्पॉन्स दिया करो। तो E और F के बीच में ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है जी। तो ये क्या है? ये दोनों ब्रांच आपस में क्या है? पैरेलल में है। और अगर दो ब्रांच आपस में पैरेलल होती है तो क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इस ब्रांच के अक्रॉस भी होगा। तो मैं इस ब्रांच के लिए KVL अप्लाई कर देता हूं।
उससे मुझे ई और एफ पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस आर के क्रॉस भी होगा, है ना, वो अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं फॉर ब्रांच, नाम क्या है इसका ब्रांच का, ई एफ, क्या अप्लाई कर रहा हूं, केवीएल, ठीक है, अप्लाई करो, इससे क्या मिलेगा, वी एफ माइनस वी, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल मिलेगा। देखो क्या आता है, तो इधर से लिखना स्टार्ट करो। पहले सेल आया, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो -4, फिर इधर आ रहे हो तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, इसका मतलब प्लस आएगा, प्लस आई इंटू आर। अब आई तो आप फाइंड कर चुके हो, I2 कितना है 1 एम्पियर, तो 1 इंटू 2 कर देना है यहाँ पे, 1 इंटू 2, तो आंसर आया -2 वोल्ट। ये माइनस में क्यों आया सर, वो इसलिए आया क्योंकि सामने क्या लिखा हुआ है, वी एफ माइनस वी, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि कम में से ज्यादा माइनस कर दिया हमने, मतलब ई जो एफ पॉइंट है उसका पोटेंशियल कम है और ई पॉइंट का ज्यादा है, जितना भी है, और उनका डिफरेंस क्या है 2 वोल्ट है, तो कम में से ज्यादा माइनस कर रहे हो ना, इसलिए आंसर नेगेटिव में आ रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो गलत हो गया क्या, नहीं, कोई गलत नहीं है, सही है। अब आपको इस आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो सीधा 2 वोल्ट बताना है, माइनस नहीं लगाना। माइनस का सिंबल तो ये बता रहा है कि ये पॉइंट कौन सा है, ये ई वाला जो पॉइंट है ये है लो, ये हाई पोटेंशियल पे है, और एफ वाला पॉइंट क्या है, लो पोटेंशियल पे, क्योंकि लो में से हाई मतलब कम में से ज्यादा वोल्टेज माइनस कर दिया, इसलिए आंसर नेगेटिव में लिखा हुआ है। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो उतना ही होगा जितना इस ई एफ ब्रांच के अक्रॉस होगा। तो लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर कितना होगा, 2 वोल्ट अपना आंसर होगा, ठीक है, 2 वोल्ट। आया समझ में, ये लो जी अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग किरचॉफ रूल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर। ये जो अननोन रेजिस्टेंस आर है इसकी वैल्यू बतानी है इन द सर्किट सो दैट नो करंट फ्लोज थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो बताओ आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए उसके लिए। ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। ए पॉइंट यहाँ पे है और डी पॉइंट यहाँ पे, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको बताना है। देखो बिल्कुल आसान है। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट क्यों नहीं फ्लो होगा, इसमें तो एक बैटरी भी कनेक्टेड है। ये जो 4 ओम है इसमें करंट इसलिए 0 होगा क्योंकि ये देखो 4 ओम, एक तो इसका एक सिरा ई पॉइंट पे कनेक्टेड है और दूसरा सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना। 4 ओम का एक सिरा तो ई पे कनेक्टेड है और दूसरा सिरा इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इन केस अगर इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर आ गया, सर्किट में और भी सेल कनेक्टेड है, देखो ये 3 वोल्ट का 9 वोल्ट का, हो सकता है इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल बराबर हो गया हो। और जब भी कोई दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल बराबर हो जाता है तो उनके बीच में करंट फ्लो नहीं हो सकता। करंट फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है, पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। तो हुआ ये यहाँ पे कि इस आर की वैल्यू को हमने कुछ इस तरीके से सेट कर रखा है कि इससे इस ई पॉइंट पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल के बराबर आ रहा है, इसलिए इस वाली ब्रांच में यहां से यहां तक करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब पूरी ब्रांच में नहीं होगा, यहां से यहां तक तो हो नहीं सकता क्योंकि करंट के लिए हमेशा क्लोज लूप होना चाहिए। तो इस पूरी ब्रांच में यहां से यहां तक करंट 0 हो जाएगा। तो करंट कैसे फ्लो होगा, तो बाहर बाहर इस लूप के अंदर करंट फ्लो होता रहेगा, जो आपको यहां पे दिखा भी रखा है आई से। ये बात समझ में आई क्या? चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक तो ये बताना है कि करंट कितना होगा सर्किट में, और क्योंकि उसकी करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा तभी हम आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। और दूसरी चीज ए और डी पॉइंट के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बाहर वाले लूप में ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा, इस मिडिल ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 0, आई इंटू आर। आई जब 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस इस 4 ओम के अक्रॉस कितना हुआ 0 हो गया। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये इधर वाला जो लूप है इसको ध्यान से देखो, इस लूप को ध्यान से देखो और बताओ कि इसमें क्या क्या चीजें पता नहीं है। सिर्फ आई नहीं पता, बाकी सब चीजें गिवन है। तो मैं अगर इस लूप के लिए केवीएल अप्लाई करता हूं, फॉर लूप
AFEBA बाई KVL, तो मुझे I मिल जाएगा। देखो कैसे, ए से चले, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो माइनस लेना है, I इंटू आर, आर है यहाँ पे 1 ओम। अगेन यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस I इंटू 1, रेजिस्टेंस 1 ओम है ना, तो I इंटू आर यानी कि I इंटू 1 लिखना है। फिर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो छोड़ दो। फिर आगे गए तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो माइनस 6 वोल्ट। फिर घूम के वापस ए पॉइंट पे आ रहे हो तो बीच में एक बैटरी और आ गई, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो तो प्लस 9 लेना इक्वल टू 0। यह आएगा माइनस का 2I, यह आया प्लस का 3 इक्वल टू 0, यानी कि 2I इक्वल टू 3। तो बोलो I इक्वल टू कितना, 1.5 एम्पियर। तो I की वैल्यू आ गई। अब I की वैल्यू पता है तो इस वाले लूप के अंदर देखो, अब आपको R को छोड़ के बाकी सब चीजें पता चल गई। तो इस लूप के लिए KVL अप्लाई कर दो। फॉर लूप EDCBE बाई KVL क्या लिखना है, इधर से चले, करंट की डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो माइनस I इंटू आर लिखना है। I कितना है 1.5, आर अननोन है तो इंटू आर लिख दिया। और माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर प्लस से माइनस की तरफ तो माइनस, फिर माइनस से प्लस की तरफ, पहले प्लस से माइनस की तरफ गए तो माइनस में लिखना था, अब माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो तो प्लस में लिखना है ना। लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो +6, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, वापस ई पे आ गए तो इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ पे 1.5 आर, ये मैं इधर ले आता हूं तो इधर बचेगा 3। तो बताओ आर की वैल्यू क्या आ गई, सॉल्व करेंगे तो 2 ओम आ जाएगी। तो ये जो अननोन रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 ओम के बराबर है। ये चीज भी समझ में आई क्या। एक चीज और पूछी इसने कि ए और डी पॉइंट, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो ए से डी तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। ए से आप एफ पे जाओ, एफ से ई, फिर डी पे पहुंच जाओ, या ए से बी फिर ई फिर डी पे पहुंच जाओ, या ए बी सी डी ऐसे पहुंच जाओ, है ना। ए एफ ई बी सी डी ऐसे करके आ जाओ। जो आपका मन करे उस रास्ते से चले जाओ, आंसर सबसे सेम आएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना ए और डी पॉइंट के बीच में, जब आप केवीएल अप्लाई करोगे किसी भी ब्रांच के लिए तो आंसर सेम ही आता है। तो कौन सा वाला रास्ता चूज करना चाहिए, जिसमें सबसे कम कंपोनेंट हो ताकि कम कैलकुलेशन करनी पड़े। इस वाली ब्रांच में देखो सिर्फ ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, बाकी जो ब्रांचेज है उसमें 3-3 चीजें मिल रही हैं आपको, है ना। इसमें सिर्फ 2 ही चीजें मिलेंगी। तो आप एक काम करो, फॉर ब्रांच ए एफ ई डी बाई केवीएल ये अप्लाई करो। इससे मिलेगा क्या, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। चलो बताओ, ए से चले अपन, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस आई इंटू आर, आई है अपना 1.5, आर कितना है 1 ओम। फिर एफ से ई की तरफ आए वापस करंट की डायरेक्शन में तो माइनस 1.5 इंटू आर कितना है 1 ओम। फिर डी पे पहुंच गए तो बस हो गया, इक्वेशन मिल जाएगी। तो -1.5 -1.5 यानी कि माइनस का 3 वोल्ट अपना आंसर आ गया। माइनस क्यों आ रहा है समझ में आ गया होगा। VD माइनस वी है, अगर -3 आ रहा है इसका मतलब डी पॉइंट का पोटेंशियल कम है और ए का ज्यादा है, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव में आ रहा है। तो इससे ये इन्फॉर्मेशन भी आ गई कि कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, कौन से का कम होगा, आंसर से पता चलेगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द स्टेडी करंट थ्रू द 2 ओम रजिस्टर इन द गिवन सर्किट। स्टेडी मतलब कांस्टेंट करंट। यहाँ पे सर्किट में देखो एक कैपेसिटर भी कनेक्टेड है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कैपेसिटर, जिसका जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफेरेड दिखा रखा है आपको। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको जितने वोल्टेज के अक्रॉस आप कनेक्ट करते हो वो उतने ही वोल्टेज तक चार्ज होता है, और चार्ज होने के बाद में वो करंट फ्लो करना बंद कर देता है। तो जैसे आप इस कैपेसिटर को इस सर्किट में लगाओगे तो उसको जितना भी वोल्टेज मिल रहा होगा, है ना, 6 वोल्ट तो नहीं मिलेगा पूरा का पूरा, क्योंकि साथ में एक रेजिस्टेंस भी है, ये भी कुछ वोल्टेज लेगा। तो जितना भी इसको वोल्टेज मिलेगा ये चार्ज होगा और उसके बाद में इस कैपेसिटर से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो जब इस कैपेसिटर से करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, स्टेडी स्टेट का मतलब है
जब ये सर्किट थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, शुरुआत में कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर ये करंट फ्लो करना बंद कर देगा, तो उसके बाद में एक स्टेडी करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा होगा। तो ये पूछ रहा है कि जो स्टेडी करंट है जो 2 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा होगा, यानी कि इस वाले रेजिस्टेंस में जो करंट है वो आपको पूछ रहा है। तो स्टेडी स्टेट में ये जो कैपेसिटर है ये फुली चार्ज हो चुका होगा और इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ये वाली जो ब्रांच है इसमें, इसको आप सर्किट को हटा सकते हो। मतलब इस सर्किट से आप इस ब्रांच को हटा सकते हो। रीजन, क्योंकि इसमें करंट ही फ्लो नहीं हो रहा। जब इसमें करंट नहीं जा रहा होगा तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा होगा, यानी कि इस ब्रांच का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है अब स्टेडी स्टेट में, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। तो इसको हटा सकते हैं, तो इसको हटा दिया जाए। अब जब इसका कोई यूज ही नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये देखो, ये वाली जो ब्रांच है इसका कोई यूज नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। तो अब सर्किट काफी सिंपल हो गया, आप देख सकते हो, और इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 1/RP इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम ले लेंगे 6, तो ये आएगा 3 + 2 यानी कि 5/6। तो बताओ आरपी क्या है अपने पास में, 6/5 यानी कि 1.2 ओम आ गया, ठीक है। तो 1.2 ओम क्या है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। फिर ये रेजिस्टेंस कितना है, 2.8 ओम। तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो ये इसके साथ सीरीज में काउंट होगा, तो 1.2 इसका, 2.8 ये, और दोनों मिला के हो गया 4 ओम। तो करंट कितना होगा सर्किट में, I इक्वल टू टोटल वोल्टेज आप 6 वोल्ट सप्लाई कर रहे हो और रेजिस्टेंस कितना है 4, यानी कि आएगा 1.5 एम्पियर। आया समझ में। तो ये अपने पास में करंट आ गया। तो क्या टोटल करंट आपको पूछा जा रहा है, नहीं, आपको पूछा है ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है इसमें कितना करंट होगा, ये पूछ रहा है। अब I1 कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये सर्किट देख के मुझे एक रूल याद आ रहा है जिसको बोलते हैं करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल में जब करंट आगे जाके 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा होता है और किसी एक ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं बाई करंट डिवीजन रूल। अगर मुझे I1 फाइंड करना है तो मैं टोटल करंट है 1.5, इसको दूसरी वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि 3 + 2। बताओ आंसर क्या आएगा, क्या आएगा 4.5/5 यानी कि 0.9 एम्पियर। अगर हमें I2 पूछा जाता तो क्या करते, एक तरीका तो ये है कि टोटल करंट कितना है 1.5 एम्पियर, उसमें से 0.9 एम्पियर माइनस कर दो। यहाँ पे 1.5 एम्पियर आया, 0.9 एम्पियर इधर चला गया, तो बाकी का करंट इसमें जाएगा। एक तो तरीका ये है 0.6 एम्पियर करंट आ जाएगा इसमें I2। या दूसरा तरीका करंट डिवीजन रूल लगा दो, टोटल करंट कितना है 1.5, दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस। तो आंसर आएगा, सॉल्व करोगे तो 3/5 यानी कि 0.6 एम्पियर। ऐसे कर लो चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 3 ohm are connected to form a cubical network. A battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of this network. Find the equivalent resistance and the current along each edge of the cube. अब देखो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट है। डायरेक्टली इसमें कोई भी रेजिस्टेंस आपको सीरीज में नहीं दिखेगा, कोई भी पैरेलल में नहीं दिखेगा। यहाँ पे हर एक जो ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस आपको 3 ओम दिखा रखा है और ऐसे क्यूब जैसा एक नेटवर्क बना रखा है। यहाँ पे इसके जो डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स हैं ए और सी डैश, ए और सी डैश, यहाँ पे हमने एक 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की हुई है, ठीक है। अब आपको एक तो ये बताना है कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, पहली चीज, और दूसरी चीज आपको हर एक जो ब्रांच है उसमें करंट की वैल्यू भी बतानी है। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो सिमेट्री आपको दिखाई देगी। हर एक जो ब्रांच है यहाँ पे क्यूब के अंदर उसका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम के बराबर है, तो आपको एक सिमेट्री यहाँ पे नजर आएगी। और जब भी सिमेट्री आपको दिख जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है अपने लिए। देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजें एज्यूम कर रहा हूँ। मान लो कि इस बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो कितना है 3I के बराबर है। थोड़ा सा सिंपल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नॉर्मली तो हम करंट कितना लेते हैं, I लेते हैं ना, उसकी जगह मैंने 3I इसको एज्यूम कर लिया। अब ये 3I करंट यहाँ पे पहुंचा A पॉइंट पे,
यहाँ पे देखो 3 अलग अलग रास्ते हैं और हर एक रास्ते का रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम दिखा रखा है। हर एक जो ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम दिखा रखा है। तो यहां से जो 3i करंट आएगा वो तीनों ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगा, i इसमें जाएगा, i इसमें और i इसमें, इसलिए हमने 3i करंट एज्यूम किया है। अगर हम i करंट एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे i/3 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 ऐसे लिखना पड़ेगा, तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी। तो आसान करने के लिए हमने टोटल करंट मान लिया 3i, है ना। लेट द टोटल करंट इज 3i, है ना, ये एज्यूम कर लिया हमने। अच्छा, यहां पे ये i करंट पहुंचा a डैश पे। जब i करंट यहां पे पहुंचा तो ये देखो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, दिखा आपको। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 3 ओम, इसका भी 3 ओम, तो ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। i/2 करंट इसमें जाएगा, i/2 करंट इसमें चला जाएगा। फिर आगे देखो ये वाला जो i करंट है ये भी आगे जाके 2 ब्रांचेस में डिवाइड होगा, i/2 इसमें, i/2 इसमें। ऐसे ये i करंट यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे ये वापस डिवाइड होगा 2 ब्रांचेस में, i/2 इधर, i/2 इधर। अब जैसे ये वाला पॉइंट पकड़ते हैं b डैश, इधर से कितना करंट आया, i/2, इधर से कितना करंट आया, i/2, टोटल करंट कितना हो गया, i, तो वो इधर से बाहर निकल जाएगा। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है ना। इधर से कितना करंट आया, i/2, इधर से i/2 ऐड होके कितना बना, i, तो वो इधर चला जाएगा। इधर से आया i/2 c पे, इधर से आया i/2, दोनों ऐड होके टोटल करंट बना i, ठीक है। अच्छा, इधर से आया i/2, इधर से आया i/2, दोनों ऐड होके टोटल करंट बना i, तो i करंट इधर से निकल गया। अब ये जो सी डैश पॉइंट है यहाँ पे 3 करंट आ रहे हैं, इधर से i करंट आया, इधर से i करंट आया, इधर से i करंट आया, टोटल मिला के कितना हुआ, 3i, बाहर निकल गया। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट बाहर जाएगा घूम के वापस उतना ही नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करना चाहिए, तभी वो सर्किट सही माना जाएगा। अगर ये कम ज्यादा हो गया ना, अगर इधर से 3i करंट बाहर निकला है और घूम के आ रहा है 2i या घूम के आ रहा है 4i, इसका मतलब गड़बड़ है, कुछ चेक करेंगे फिर उसको। जितना करंट गया उतना ही करंट वापस आना चाहिए घूम के। तो ये चीज समझ में आई क्या। अब ऐसा एज्यूम करने से फायदा क्या है, देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ पे एक लूप दिखाई देगा, a b c c डैश और इधर e से होते हुए वापस f और a पे आ जाएंगे। तो एक लूप आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं इस लूप को। इधर से गए, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऊपर, ऐसे ऐसे होते हुए फिर इधर आएंगे, ऐसे घूम के वापस ए पे आ गए। दिखा आपको सर्किट। तो ये जो लूप है अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्या क्या चीजें आपको पता नहीं है, देख के बताओ ध्यान से। आई को छोड़ के बाकी सारी चीजें पता है, आई बोलो या i/2 बोलो या 3i बोलो, एक ही बात है। मतलब आई अगर पता चल जाए तो i/2 भी पता चल जाएगा, आई भी पता चल जाएगा, 3i भी पता चल जाएगा। तो आई को छोड़ के बाकी सारी चीजें पता है, तो इसके लिए KVL अप्लाई कर दो। कौन से वाले लूप के लिए, फॉर लूप, नाम है इसका a b c c डैश, फिर इधर e से होते हुए f, वापस a पे आ गए। और क्या अप्लाई करना है, KVL अप्लाई करना है। अप्लाई करो, यहां से चले, करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस सिंबल आएगा, I इंटू आर। आई कितना, I की जगह I लिखना है, R की जगह 3 ओम लिख देना है, I इंटू 3। फिर इधर गए, करंट कितना है, I/2, रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस, यानी कि I/2 इंटू 3। फिर यहां से ऊपर गए, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस, सॉरी प्लस, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि आप हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो माइनस, यानी कि सी से सी डैश की तरफ जाओगे तो करंट तो मिला आपको आई और रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो माइनस में लिख दिया। फिर इधर से आए, फिर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला तो नेगेटिव से प्लस की तरफ जा रहे हो, यानी कि लो से हाई वोल्टेज की तरफ जा रहे हो तो प्लस आएगा। फिर घूम के वापस ए पे आ गए तो इक्वल टू 0 लिख देंगे। इसको सॉल्व करो, कितना आता है, ये पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 15/2 आई माइनस में इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -10, फिर ये माइनस माइनस दोनों साइड में कैंसिल कर दोगे आप, तो आई की वैल्यू क्या आएगी 20/15, है ना, 20/15, यानी कि थोड़ा कैंसिल कर दो 4/3,
है ना, ये आ गया अपने पास में आई। तो अब हर ब्रांच में करंट बता सकते हो, जैसे इस वाली ब्रांच में करंट I/2 है तो इसका हाफ कर दो यानी कि 2/3 एम्पियर। अगर टोटल करंट पूछा जाए तो वो 3I है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एम्पियर आ जाएगा। जैसे टोटल करंट लिख देता हूँ, टोटल करंट कितना होगा यहाँ पे, बोलो, ऊपर लिखा हुआ अभी हमने, तो यही है ना, तो 3 × 4/3 लिख दो, कितना आया 4 एम्पियर। तो ये 4 एम्पियर क्या है, टोटल करंट है ना। I/2 पूछे तो I की वैल्यू तो है ही अपने पास में, उसका हाफ कर दो यानी कि 2 से डिवाइड करोगे तो 2/3 एम्पियर आ जाएगा। तो ये तो हुई करंट की बात। हमको पूछा इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस भी बताओ। अगर हमें ये पता चल गया कि सर्किट में टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है और सर्किट में टोटल वोल्टेज कितना सप्लाई किया है ये भी पता चल गया, तो हम इजीली सर्किट का रेजिस्टेंस बता सकते हैं। R इक्विवेलेंट बराबर आएगा टोटल वोल्टेज जो सप्लाई किया गया है डिवाइडेड बाई टोटल करंट। R इक्वल टू V/I होता है ना, टोटल वोल्टेज कितना 10 वोल्ट, टोटल करंट कितना 4 एम्पियर, है ना। तो आप लिखोगे 10/4 यानी कि कितना आया 2.5 ओम। ये अपना आंसर है। आया समझ में। तो डायरेक्टली हमने मतलब इसमें कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, डायरेक्ट हमने इसको सॉल्व कर दिया। टोटल वोल्टेज इतना दिया और टोटल जो करंट है सर्किट में वो 4 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस बराबर होता है वोल्टेज अपॉन करंट, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क क्या होना चाहिए 2.5 ओम होना चाहिए। तो डायरेक्टली अपने पास आ गया आंसर। आया समझ में।